हम एक्सपोर्ट डेटा देखें अगस्त और सितंबर का, तो उससे ये दिखता है कि ज़्यादा असर नहीं पड़ा है अभी तक। सिर्फ टेक्सटाइल को छोड़ दे तो उस पे इम्पैक्ट आ रहा है, बट ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। अब कुल मिला के जिन चीज़ों पे टैरिफ है वो जीडीपी के 1-1.5% के आसपास है, तो इतना जीडीपी पे असर नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि सेंटिमेंट सुधर जाएगा और वो एक ओवरहैंग चला जाता है, वो बार बार कुछ ना कुछ आते रहता है, तो इसलिए बुल केस के लिए वो महत्वपूर्ण है। बेस केस के लिए वो मेरे हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले एक महीने की सबसे बड़ी स्टोरी रही है गोल्ड और सिल्वर। ये क्या पूरी की पूरी डॉलर की ट्रेड है जो सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड एक गोल्ड सिल्वर खरीद रहे हैं, सिर्फ एक उसका इम्पैक्ट है या कुछ एक टेक्टोनिक शिफ्ट है? और क्या गोल्ड सिल्वर भी लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए? मुझे ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन जो आप बात कर रहे हो ये करेंसी ट्रेड, ज़्यादा मात्रा में ये करेंसी ट्रेड है। और डॉलर को 2022 से, जब से वॉर शुरू हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था रशिया और यूक्रेन में, और जब रशियन प्राइवेट एसेट्स को जब्त किया था खूब सारी सरकारों ने, तब से ये सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई, चाइना, एक गोल्ड खरीदना शुरू किए। उन्होंने अपना सेंट्रल बैंक का फैलाव बढ़ाया है। पहले काफ़ी यूएस ट्रेजरी होती थी, अब यूएस ट्रेजरी से दूसरी एसेट क्लासेस में जा रहे हैं। चाइना ने तो बिटकॉइन भी खरीदा है बड़ी मात्रा में। तो ये डॉलर का ही एक ट्रेड है, लेकिन मेरा ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है गोल्ड यहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, गोल्ड यहाँ से कहाँ जाएगा, ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपके पुराने क्वेश्चन पर वापस आ रहा हूँ, तो 2026 में क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि एफआईआई भी खरीदे, डीआई भी खरीदे, लेकिन हमारी आईपीओ मार्केट रिकॉर्ड लेवल पर आ जाए? ऑलरेडी हम वो कुछ साइंस देख रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो कोरियन कंपनी का आईपीओज आ रहे हैं, ये क्या इस तरीके से बाकी एमएनसीज भी आपको लग रहा है कि आगे और आईपीओ आएंगे? क्योंकि इंडिया में वो वैल्यूएशंस मिल रही हैं उनको। रिकॉर्ड नहीं होगा आईपीओ में। ओके, रिकॉर्ड में आपको समझाता हूँ। 2007 में हुआ था, तब जीडीपी की तुलना में 3% ऑफ जीडीपी आईपीओ मार्केट में हुआ था। अब आप समझ लो अगले साल जीडीपी करीबन $4.5 ट्रिलियन होगी। उसका 3% आप पकड़ो तो $135 बिलियन का इश्यूएंस होना है। मतलब हर महीने लगातार 12 महीने तक 10-11 बिलियन डॉलर का आईपीओ। तो उतना तो मुझे दिख नहीं रहा है। वो स्थिति मुझे लगता है 3 साल के बाद आएगी, और वहाँ पे मार्केट का टॉप भी लग सकता है। ऐसे जोर से अगर आईपीओ आने लगे तो फिर मार्केट का टॉप भी लग सकता है, लेकिन वो अगले साल का सिचुएशन नहीं है। रही बात मल्टीनेशनल कंपनी की, वो तो बहुत स्पेसिफिक है हर कंपनी का। ये एक आप इसका जनरलाइज नहीं कर सकते हो। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो ये आज का कुछ नया नहीं है इसमें। और इसका जनरलाइज मैं एक ट्रेंड नहीं बनाऊंगा। अच्छा, अब भी आप सुबह उठकर अपने आप को चिमटी काटते हैं क्या कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं हो रहा हूँ कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं अनुज। आप देखो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ग्लोबल जीडीपी की 20% ग्रोथ इस देश से आने वाली है। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो जिसकी दुनिया भर में धंधे हो, आप भारत को कैसे इग्नोर कर सकते हो? अब जैसे कि एप्पल ने किया है, पिछले साल एप्पल का 100% ग्रोथ भारत से आया था। हो सकता है ये साल 150% आ जाए। अब वो कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? उनको आना ही पड़ेगा ना। और अगर ये स्केल पे भारत परफॉर्म कर रहा है तो उनको फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी। अब ये जो है सब मल्टीनेशनल कंपनीज को यही एक तय करना है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो बहुत लोग, एफडीआई की जब बात होती है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बात होती है, लेकिन अपने यहाँ बड़े मात्रा में जॉब क्रिएशन और एफडीआई सर्विसेज में आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और सर्विसेज में हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में तो फिर भी वियतनाम है, चीन है, फिलीपींस है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज होगी, लैटिन अमेरिका है। सर्विसेज में किसी का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एट स्केल जो हम स्किल प्रोवाइड करते हैं और जिस खर्चे पे हम करते हैं कहीं और नहीं मिलता है। और ये अगर आपको 1000 इंजीनियर हायर करने हैं कुछ सॉफ्टवेयर के काम के लिए,
तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ यहाँ पे मिलता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, लोग निंदा करते हैं भारत की कि हमने कोई चाइनीज कंपनीज की तरह मैन्युफैक्चरिंग में कुछ किया नहीं है। मैं बोला हमारे सर्विसेज कंपनीज को एक बार चाइना खड़ा करके दिखाएं, 20 साल का समय देता हूँ, नहीं कर पाएंगे। हाँ। वो हमारी स्पेशलिटी है। और अब देखो मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रेडेड जीडीपी है, अच्छा 24 ट्रिलियन डॉलर है, और वो ज़्यादातर अब एज अ शेयर ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से पीक हो गया है। क्योंकि ये आत्मनिर्भरता जो हमारे प्रधानमंत्री ने 5-6 साल पहले की थी, वो अब सब लोग बोल रहे हैं। तो काफ़ी सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सर्विसेज में 65 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें से सिर्फ 8 ट्रिलियन ट्रेडेड है। 10 साल पहले सिर्फ 4 था, 4 से 8 हुआ है, 8 से 16 हो सकता है। हमारा ये मानना है कि 40 तक जा सकता है, इतना स्कोप है। उसमें भारत का 6% मार्केट शेयर है। वो अगर मार्केट शेयर हमने डबल कर दिया और सर्विसेज ट्रेडेड डबल हो गए तो 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। ये कहाँ भाव में है? सो मैं तो कई कारण है, ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 कारण बताए, लेकिन वन हैज टू बी बुलिश ऑन इंडिया, कोई चारा नहीं है। एक बहुत समय पहले आपने कहा था कि इंडिया में इस समय जो यूएस में 401 के मोमेंट था, वो चल रहा है। हाँ। तो क्या ये, और इस पैसे की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि ये ज़्यादातर पैसा जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर का पैसा है पोस्ट कोविड जो मार्केट में आया है। क्या उनके लिए आपकी फिर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, इस दिवाली पर क्या मैसेज होगा कि इस मार्केट में बने रहें, कॉन्फिडेंस रखें, पिछले 1 साल के रिटर्न से अपने आप को ज़्यादा विचलित ना करें? अनुज, आपको ना जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जैसे नीरज भाई चौकसी है, उनको बुलाना चाहिए, वो आपको समझाएंगे। उनके क्लाइंट से ये सब, हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के क्लाइंट नहीं है ये। जो पैसा डालते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के क्लाइंट है। ओके, तो उनसे आप बात कीजिए, आपको समझेगा। मैं क्या इनको एडवाइस दूं, रिटेल इन्वेस्टर को, उनको सब पता है। वो इन्वेस्ट करके बैठ गए हैं, वो लेफ्ट राइट सेंटर देखते नहीं है। हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो पिछले 5 साल से मुझे समझा रहे, देखो एक दिन आपके ये सब चले जाएंगे, मार्केट को 10% करेक्ट होने दो, देखो चले जाएंगे। और मैं उनको 2015 से समझा रहा हूँ कि ये एक अगर मैं हिंदी में कहूँ, घोड़ा तवेले के बाहर निकला, वापस नहीं आ रहा है। तो ये जो इन्वेस्टर है वो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इनको क्या एडवाइस देनी है? क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो भारत जैसे देश में, सब जगह नहीं, भारत, अमेरिका, ये 2-4 ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये है ही ऑलरेडी लॉन्ग टर्म, और इसमें अभी ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी कोई एडवाइस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी पता है ये। तो ये घोड़ा जो तबेले से निकला है, अब क्या बेलगाम घोड़ा बन जाएगा आपके हिसाब से? नहीं, ये चल रहा है अभी तो बहुत समय बाकी है। देखो अमेरिका में 401 के मोमेंट, ये आप अगर ये मिलेनियम में आए तो वहाँ पे रिटायरमेंट शुरू हो गए, तो आउटफ्लोज आ गए। हमारे यहाँ अगले 30-40 साल तक रिटायरमेंट में ही है। हाँ, 28 साल की एवरेज एज है। हाँ, बहुत समय है रिटायरमेंट के लिए। नेट इनफ्लो ही है। हाँ। और आप ईपीएफओ का रिजल्ट देखो, उनके रिटर्न्स देखो, ये जो उनको रिटर्न मिल रहे हैं वो सिर्फ इक्विटी मार्केट के कारण मिल रहे हैं। अब आरबीआई ने बोला आप इंक्रीमेंटल एसेट एलोकेशन क्यों कर रहे हो 15? आपको पोर्टफोलियो लेवल पे करना चाहिए। अगर ये रिकमेंडेशन हो गई अडॉप्ट, आप कैलकुलेशन कर लो, 25 लाख करोड़ का एसेट बेस है ईपीएफओ का, 9% उनका इक्विटी एलोकेशन है। अगर पूरे एसेट पे 15 करना है तो 1.5 लाख करोड़ की उनकी बाइंग आएगी। चलिए, ये बहुत, मेरे हिसाब से ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड फ्लो पे अभी बहस बंद कर देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बहस तो खैर यहाँ पे है ही नहीं। और जो आपने नंबर मेंशन करे, मैं तो सोच रहा हूँ कैलकुलेटर छोड़िए, एक्सेल में भी कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिदम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से, सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनुज जी।